कीजिए, शेयर कर दीजिए और आइए देखते हैं 194Q के अंदर क्या चीजें बताई गई। यहाँ पे जो गाइडलाइंस इशू किया गया है, इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर में बताया गया है कि जो ट्रांजैक्शंस वेरियस एक्सचेंजेस के थ्रू होता है उसके ऊपर ये सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। सवाल जवाब अभी आपके जो होंगे वो हम लोग लेंगे थोड़ी देर में। पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या सवालों का जवाब आपको इसके अंदर मिलेगा। सबसे पहला सवाल जो हमें समझना है, कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशहोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। जो आप लोगों का सवाल था कि अप्रैल मई जून का टर्नओवर काउंट होगा या नहीं, इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और क्लैरिफिकेशन इसीलिए दिया गया क्योंकि ये 1 जुलाई से आ रहा है। अब सेक्शन 94Q जो है वो मैंडेट करता है एक बायर को कि वो टीडीएस काटे ऑन द क्रेडिट ऑफ सम इन द अकाउंट ऑफ सेलर और ऑन पेमेंट ऑफ सच सम। यानी कि या तो परचेज की एंट्री या पेमेंट की एंट्री जो पहले आ जाए उस दिन आपका ये प्रोविजन ट्रिगर हो जाएगा। और जो ये लिमिट है 50 लाख की, ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रीवियस ईयर। और ये जो आपको कैलकुलेशन करना है 50 लाख रुपए, ये एक प्रीवियस ईयर के लिए है। तो जो आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा उसके लिए जो आपको सम कैलकुलेट करना है, ये आपको चेक करना होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, कैलकुलेटिंग ऑफ सम for triggering TDS under 194Q shall be computed from 1st April. Hence, if a person being a buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30 June, the TDS under section 94Q shall apply on all the credits on or after 1st July. यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में इस लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है तो 1 जुलाई से पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस पे ये वाला प्रोविजन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद है दूसरा सवाल जो आप लोगों का आ रहा था कि एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी एंड परचेज रिटर्न। आपको जो टीडीएस काटना है वो जीएसटी इंक्लूसिव अमाउंट पे कटना है या फिर जीएसटी के एक्सक्लूसिव अमाउंट पे कटना है, या अगर आपका कोई परचेज रिटर्न है तो उस सिचुएशन में ग्रॉस परचेज पे कटेगा, या फिर आपको परचेज माइनस परचेज रिटर्न नहीं करने की जरूरत है, टोटल परचेज के फिगर पे ही आपको फिगर टीडीएस जो है वो काटना है। ये दूसरा सवाल काफी ज्यादा जो है वो आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था। तो यहां पर जो अब क्लैरिफिकेशन दी गई है इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट और जो रेलेवेंट है वो देखते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जीएसटी ऑन सर्विसेज के लिए एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 17, जिसका जिक्र यहां पर भी किया गया है। उसी का रेफरेंस लेते हुए इस जगह पर अब टीडीएस ऑन परचेज के लिए भी कुछ बातें बताई गई। Accordingly, with respect to TDS under 194Q, वो जो सर्कुलर था वो ये कहता था कि जीएसटी ऑन सर्विसेज जो कंपोनेंट है उसको बाहर रखिए और बैलेंस अमाउंट पे टीडीएस काटिए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए 94Q के लिए बताया गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ सेलर and in terms of the agreement or contract between the buyer and the seller, the component of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately। यानी कि जब आप परचेज की एंट्री करते हैं उस टाइम पे परचेज इनवॉइस के ऊपर जीएसटी का अमाउंट सेपरेटली इंडिकेटेड रहता है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 94Q ऑफ द एक्ट ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी। मतलब इनवॉइस के ऊपर इंडिकेटेड है, जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे आपको जीएसटी सेपरेट दिखाना पड़ेगा लेजर में। उस सिचुएशन में आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो बेसिक अमाउंट पे किया जाएगा, ना कि टोटल अमाउंट, यानी कि जीएसटी इंक्लूसिव नहीं होगा। कंडीशन यह है कि इंडिकेट
क्लासिफिकेशन जो है जीएसटी अमाउंट का सेपरेट तरीके से उसमें किया गया है या नहीं, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी सेपरेट तरीके से दिखाया गया या नहीं। However, if the tax is deducted on पेमेंट बेसिस, क्योंकि टीडीएस जो कटता है या तो पेमेंट या परचेज की एंट्री जो पहले हो जाए, अगर परचेज की एंट्री पहले हो रही है तो उस सिचुएशन में चूंकि आप जीएसटी कंपोनेंट अलग कर रहे हैं, इसीलिए जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। बट आपने परचेज नहीं किया है, आपने पेमेंट पहले की है, तो टीडीएस तो पहले लगेगा। तो इस सिचुएशन के लिए बताया गया, बिकॉज द पेमेंट इज earlier than the credit, the tax would be deducted on the whole amount. As it is not possible to identify that payment with the GST component of the amount to be involved in future. कहने का मतलब है कि आपको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपने अगर 10 लाख का पेमेंट किया है एडवांस में और इसके ऊपर आप अगर टीडीएस काट रहे हैं 94Q, तो आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये नहीं पता है कि इसके अंदर जीएसटी का कंपोनेंट कितना रहेगा। तो इसके लिए बताया गया कि अगर आपका पेमेंट पहले है, परचेज से पहले पेमेंट है और टीडीएस की लायबिलिटी बन गई, तो पूरे 10 लाख रुपए पे आपको टीडीएस जो है 94Q में काटना है। आप इसको बैक कैलकुलेशन करके 18% जीएसटी निकाल करके लेस करके वैसे नहीं चलेगा। ये दो क्लैरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका हम लोग प्रयास करेंगे अगले महीने की मैगजीन में विद एग्जांपल आपको समझा दिया जाए। अब आते हैं विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न। इट इज क्लैरिफाइड दैट द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। या तो जब आप पेमेंट करेंगे या आप सेलर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यानी कि परचेज की एंट्री आप करते हैं या आप उसको पेमेंट करते हैं, तो दोनों में से जो अर्लियर इवेंट होगा उस इवेंट में आपको टीडीएस काटना है। Thus, before purchase return happens, the tax must have already been deducted under 94Q of the Act on that purchase। क्योंकि आपने आज परचेज किया है 60 लाख रुपए का, तो टीडीएस आप डिडक्ट कर चुके होंगे और परचेज रिटर्न परचेज के बाद ही होगा। इफ दैट इज द केस एंड अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न द मनी इज रिफंडेड, और आपने जब टीडीएस काट लिया उसके बाद परचेज रिटर्न हुआ है और परचेज रिटर्न के लिए आपको पैसे का कोई रिफंड एडजस्टमेंट करना है, देन इन दिस केस द टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। तो जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसको उसी सेलर के नेक्स्ट परचेज बिल के साथ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय the goods by the seller, as in that case the purchase on which tax was deducted of the act has been completed with the goods replaced। दो चीजें हो सकती हैं, या तो गुड्स रिटर्न हो गई या गुड्स रिटर्न होकर के दूसरा गुड्स आपके पास आ गया सेम नेचर का। तो अगर रिप्लेसमेंट है कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अगर रिप्लेसमेंट नहीं है सिर्फ रिटर्न रिटर्न है, तो जो टीडीएस कट चुका है उसका एडजस्टमेंट आप फर्दर इनवॉइस ऑफ परचेज बिल के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये दो क्लैरिफिकेशन परचेज रिटर्न और टीडीएस ऑन जीएसटी से रिलेटेड जो है ये इशू कर दिया
गया है। अब नॉन रेजिडेंट क्या बायर हो सकता है या नहीं, क्योंकि यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई दैट प्रोविजन ऑफ 94Q विल अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंट बायर और नॉट। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ 94Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट अगर कोई बायर है तो उसको इस प्रोविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। अगला जो है वो ये कहता है कि वेयर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। मतलब आप एक बायर हैं, आपने किसी से माल खरीदा, लेकिन जो आपको माल बेच रहा है उसका टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, वो एग्जम्पशन में आ रहा है। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है। तो क्या इस सिचुएशन में आप उसका टीडीएस काटेंगे? सेलर अगर एग्जेम्प्ट है, ट्रांजैक्शन से उसके एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो क्या आपको टीडीएस काटना है? तो यहां पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से 206C1H में भी ये सवाल आया था, जिसके अंदर सेलर या बायर अगर एग्जेम्प्ट है तो किस तरीके से काम होगा। अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको वो वाला क्लैरिफिकेशन समझना होगा जो कि कहता था कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 206C1H का प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द सेल ऑफ गुड्स ऑफ पर्सन बीइंग अ बायर हु हैज अ पर्सन एग्जेम्प्ट। यानी कि 206C1H अगर बायर एग्जेम्प्ट था तो नहीं लगता था, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन would not apply if only part of the income of the person is exempt। यानी कि पार्ट इनकम एग्जेम्प्ट है तो आपके पास ऑप्शन नहीं था एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने का। सेम चीजें यहां पर भी लागू कर दी गई। अगला जो सवाल था कि टैक्स आपको एडवांस पेमेंट पे भी करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया जब हमने ये डिस्कस कर लिया कि टीडीएस जो है जीएसटी पे लगेगा या नहीं। क्योंकि पेमेंट अगर आपने एडवांस में किया है तो टीडीएस तो आपको काटना ही पड़ रहा था 94Q के अंदर, तो इसमें समय लगाने का कोई फायदा नहीं है। Whether provisions of section 94Q of the act shall apply to the buyer in the year of incorporation। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 21-22 में ही आपका नया नया फर्म जो है क्रिएट हुआ है, नई नई इनकॉर्पोरेशन आपकी हुई है, तो क्या आपको 94Q के प्रोविजंस फॉलो करने हैं क्या नहीं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था। चलिए अब देखते हैं इस सवाल का जवाब इन्होंने क्या दिया है। Since this condition would not be satisfied in the year of incorporation, the provisions of 94Q shall not apply। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि 94Q की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी है। जब आपका फर्म बना ही इस साल, इनकॉर्पोरेट ही इस साल हुआ है, तो पिछले साल का टर्नओवर आएगा कहां से? इसीलिए 94Q जो है इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Whether provision of 94Q shall apply to the buyer if the turnover from the business is 10 crore or less। यहां पर जो चीज बताई गई है, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। The sales or the gross receipts or the turnover from the business carried on by him must exceed 10 crores। यानी कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तभी आप बायर की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और तभी आपके ऊपर जीएसटी टीडीएस का 94Q प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगा। हिज टर्नओवर और रिसीट्स फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू बी काउंटेड। यानी कि सेविंग्स का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, ये सारी चीजें नहीं काउंट करनी है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपका रेंटिंग का बिजनेस है तो वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंक्लूड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर, सेल्स सारी चीजें इंक्लूड यहां पर कर दी जाती हैं। अगर आपका जॉबर का बिजनेस है तो वो भी काउंट होगा, लेकिन नॉन बिजनेस एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो इशू किया गया। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें आ रही थी, जहां पर 206C1H
और 94Q को साथ में कैसे लगाएं, कौन सा प्रोविजन लगेगा, कौन सा प्रोविजन नहीं। इसके लिए जो क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया गया है उसको अगर ध्यान से समझा जाए और इनका जो समरी है, क्योंकि सर्कुलर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है इसको समझ लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे ये सारी चीजें आपको सिंपल लैंग्वेज में अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इफ अ ट्रांजैक्शन इज बोथ within the purview of 94Q as well as 206C1H, यानी कि आपके ऊपर दोनों प्रोविजन लग गए। 206C1H में आपका सेलर काटने वाला बैठा है टीसीएस और 94Q में आप एज अ बायर लायबल हो गए हैं टीडीएस के। The tax is required to be deducted under 94Q। एक लाइन में क्लियर कर दिया कि दोनों प्रोविजन अगर लग गए हैं तो टीडीएस जो है 94Q के प्रोविजन से ही कटेगा। क्लियर है? अब the transaction shall come out of the preview of subsection 206C1H of the act after tax has been deducted by the buyer on that transaction। जैसे ही बायर 94Q के तहत टीडीएस डिडक्ट कर लेगा 206C1H ऑटोमेटिकली इनएप्लीकेबल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा उस ट्रांजैक्शंस पे। Once the buyer has deducted the transaction, the seller is not required। टीडीएस अंडर सेक्शन 94Q कट गया, सेलर की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। However, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, if for any reason tax has been collected by the seller under the section 206C1H before the buyer could deduct tax under 94Q of the act on the same transaction, यानी कि 94Q का टीडीएस नहीं कटा, उससे पहले 206C1H में उसका कलेक्शन हो चुका है, तब क्या होगा? Such transaction would not be subjected to tax deduction again by the buyer। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है इस पूरे गाइडलाइंस के अंदर। अगर टीसीएस कट गया, कटना नहीं था लेकिन सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो अब आपको टीडीएस नहीं काटना है सेम ट्रांजैक्शन पे। तो टीडीएस काटने से पहले सेलर से कंफर्म कर लीजिए कि भैया आपने टीसीएस 206C1H वाला कलेक्ट तो नहीं किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। This concession is provided to remove difficulty since the tax rate of deduction and collection are same। और ये जो आपको क्लैरिफिकेशन, ये जो रास्ता दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि दोनों का परसेंटेज जो है वो सेम ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है आप लोगों के लिए आ चुका है। मैंने लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लगभग सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस गाइडलाइंस के अंदर समझा दिया है। काफी बड़ा गाइडलाइंस है, अगर पूरा पढ़ने बैठूंगा बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट जो आपको समझना था कि क्या है क्वेश्चन और क्या है उसका आंसर, वो मैंने आपको बताया है। क्लियर है सर? देखिए 200 लोग देख रहे हैं लेकिन अभी भी सेंचुरी भी नहीं हुई है लाइक्स की। इतना बढ़िया गाइडलाइंस इतने बढ़िया तरीके से बताया है उसके बावजूद भी ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को लाइक करना है इस सेशन को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। अब इस गाइडलाइन के बाद भी इतने सारे सवाल तो सुना ही नहीं क्या आप लोगों ने? बता तो दिया नीतू लर्निंग जी, इंक्लूडिंग जीएसटी करना है या नहीं, वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। फिर से बोल नहीं सकता सर इतना, अब रिमाइंड कर लीजिएगा। ओके, बता दिया, सारी चीजों का जवाब दे दिया है, बिल्कुल स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है सर। एकदम आराम से अब आप समझ लीजिएगा, इस वीडियो में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जिन्होंने मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है